जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3416 से 3418। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। कुछ दूरी पर एक आकृति वहां से गुजरी। उसका पूरा शरीर आग के गोले की तरह लाल लाल था। उनका संपूर्ण शरीर कांति बिखेर रहा था। उनमें एक प्रकार की राजसी और दबंग आभा थी। ये जिवेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और धीरे से कहा, दिव्य स्काईफायर। ये जिवेन को दिव्य अग्नि आदरणीय ये जिवेन को आखिरी बार देखे हुए कई साल हो गए थे। हालांकि वह इसे कभी नहीं भूलेगा। हालांकि ये जिवेन ने केवल एक पल के लिए उस पर नजर डाली और तुरंत देखा कि यह त्यानवो दिव्यता वास्तव में उसके आत्मा अवतार का एक छोटा सा हिस्सा थी। उपस्थित कई लोग अपने अवतारों के साथ आए थे क्योंकि वे या तो निकट साधना में थे या कहीं और थे। वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सके। इस समय उन्हें अपने आध्यात्मिक अवतारों के साथ आना पड़ा। आत्मिक अवतार आना और आत्मिक अवतार आना दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ये जिवेन का मूल रूप से हत्या करने का इरादा था, लेकिन अंततः उसने इसे दबा दिया। एकमात्र अवतार को मारने से कोई लाभ नहीं था। जब तक वह डिवाइन स्काईफायर के असली शरीर को नहीं मार सकता, वह ऐसा ही होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत बन जाओगे। हाईरॉक स्काईफायर ने आश्चर्यचकित भाव से ये जिवेन की ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शिवेन इतनी शक्तिशाली हो जाएगी। वह बहुत अद्भुत था। निस्संदेह वह आत्मा के अवतार की एक झलक भर था। वह ये जिवेन की गहराई नहीं देख सका। हालांकि वह जानता था कि ये जिवेन किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता था जिसने अभी अभी स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश किया हो। वास्तव में ये जिवेन का दायरा पहले ही स्थिर हो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जिवेन आगे बढ़ सकती है। ये जिवेन ने 10,000 वर्षों तक केवल दाव हासिल किया था। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली था कि वह अपनी खेती को पूरी तरह से मजबूत कर सका। जब वह बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था, तब उसने केवल ये जिवेन के बारे में सुना था जो सम्राट हुन्युवान और अन्य को मार रहा था। उनकी राय में ये जिवेन सिर्फ स्थिति का फायदा उठा रहा था। एक मरणासन स्वर्गीय गुरु जो मौत के जाल में फंसने वाला था, कितना बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें निराश किया है, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। डिवाइन स्काईफायर अहंकारी थी और उसमें इतनी गति थी कि वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। हालांकि वह बुरा भी नहीं था। उसने पूरे रास्ते निर्णायक तरीके से हत्याएं की और कभी नहीं रुका। उनकी मनस्थिति ऐसी थी कि वे किसी से कमतर नहीं थे। ये निराशाजनक नहीं है। नतीजा वही है। हाईरॉक स्काईफायर ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की जिसमें उपहास का संकेत था। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने एम्पायरियन क्षेत्र में कदम रखा है कि तुम मेरे साथ बराबरी के पायदान पर खड़े हो सकते हो। मैं एम्पायरियन लॉर्ड प्रिमोडियस नहीं हूँ। तुम्हें मारना धुएं का गुबार उड़ाने जितना आसान है। अगली बार आप एक अनुभवी एम्पायरियन और आप जैसे नवारोहित एम्पायरियन के बीच की असमानता को समझेंगे। दिव्य आदरणीय स्काईफायर के शब्द हत्या के इरादे से भरे हुए थे। हालांकि वह निराश था कि ये जिवेन की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। दरअसल जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसके जानलेवा शब्द ये जिवेन को हिला देंगे। एक अनुभवी दिव्य गुरु, यहाँ तक कि एक नवारोहित दिव्य गुरु के जानलेवा इरादे को भी कम नहीं आंका जा सकता। वास्तव में ये किसी को भी डर से कांपने पर मजबूर कर देगा। यह उनके जैसे अनुभवी एम्पायरियन के लिए विशेष रूप से सच था। हालांकि उनके साधना क्षेत्र में अंतर उतना बड़ा नहीं था। सच्चाई ये थी कि उनकी नींव में अंतर बहुत बड़ा था। यदि उसने चौथे दायरे में कदम रखा तो दोनों पक्षों के बीच का अंतर और भी अधिक हो जाएगा। इतने पुराने साथी द्वारा निशाना बनाया जाना निश्चित रूप से कोई सुखद बात नहीं थी। हालांकि ये जिवेन ने ऐसा नहीं किया। वह नहीं जानता था कि ये जिवेन क्या सोच रहा था। ये जिवेन के लिए यदि वह विश्व वृक्ष के फल को निगल सकता है और हाईरॉक स्काईफायर के टूटने से पहले तीसरे क्षेत्र के शिखर पर कदम रख सकता है, तो वह दक्षिणी क्षेत्र में अपना रास्ता खत्म करने और अपने
दिव्य अग्नि संप्रदाय को उखाड़ने का साहस करेगा। अंत में ये जिवेन ने एक मजाकिया अभिव्यक्ति प्रकट की। हाइरॉक्स स्काईफायर बहुत आश्वस्त था, या शायद ये कहा जा सकता है कि उनके जैसे लोग बहुत लंबे समय से अहंकारी थे। उसने केवल ये जिवेन को मारने के लिए अपनी खेती से बाहर आने के बारे में सोचा था। उसने शायद ये भी सोचा होगा कि दुनिया में मचे कोलाहल से कैसे निपटा जाए। दक्षिणी क्षेत्र का एक साम्राज्य पूर्वी क्षेत्र में लोगों की हत्या करने से निश्चित रूप से दुनिया में हंगामा मच जाएगा। हालांकि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि क्या ये जिवेन के पास खुद की रक्षा करने की क्षमता है, या क्या ये जिवेन पहले उसे मार सकती है और उसकी सेना को उखाड़ सकती है। वह बहुत घमंडी था, इतना घमंडी कि वह सोचना ही नहीं चाहता था इन चीजों के बारे में। ये जिवेन का उपहास हाइरॉक्स स्काईफायर की आंखों में गिर गया। उसे लगा कि यह बहुत परेशान करने वाला है। वह ये नहीं बता सका कि क्यों। उनकी मूल राय में भले ही ये जिवेन ने भय और घबराहट की अभिव्यक्ति नहीं दिखाए, फिर भी उन्हें चौंकना और क्रोधित होना चाहिए। साम्राज्य अथाह थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामान्य लोग और सामान्य मामले उन्हें प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, और हाइरॉक्स स्काईफायर ऐसा करने के लिए योग्य था। अंत में हाइरॉक्स स्काईफायर ठंडे बस्ते में चला गया और चला गया। वह तो बस आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा था। यदि वह ये जिवेन, जो कि एक एम्पायरियन था, को चुनौती देना जारी रखता, तो उसे कुचलकर मार दिए जाने में केवल कुछ मिनट ही लगते। इस वजह से ये जिवेन को कोई सजा नहीं देगा। ये सिर्फ भावना का एक झोंका था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सड़क के किनारे चींटी पर पैर रखने जैसा था। अन्य लोग उसका सम्मान करते थे और उससे डरते थे क्योंकि उसके पीछे मुख्य निकाय था। यदि अन्य लोग उसके मुख्य शरीर से नहीं डरते थे, तो वह क्या था? थोड़ी देर बाद वार एल्डर आगे आए और बोले, तुमने उससे फिर झगड़ा किया। झगड़ा हुआ? इसमें झगड़े की क्या बात है? ये जिवेन हंसे। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। वॉर एल्डर ने ये जिवेन की बातों को तुरंत समझ लिया। हाँ, इसमें झगड़े की क्या बात है? अगर लड़ सकते हो तो बात मत करो। उसने पहले ये जिवेन को उसके और हाइरॉक्स स्काईफायर के बीच की शिकायतों के बारे में बात करते हुए सुना था। दोनों पक्ष संभवतः पहले से ही असंगत थे। इस वक्त तो कुछ और कहना बेमानी था। हालांकि वह अभी भी हाइरॉक्स स्काईफायर की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। वे अनुभवी साम्राज्यवादी सिर्फ अनुभवी नहीं थे। उनकी ताकत वास्तव में उनके पीछे मौजूद एम्पायरियन मास्टर से पूरी तरह ऊपर थी। और यदि ये जिवेन हाइरॉक्स स्काईफायर को खत्म करना चाहता था, तो परिणामों का उल्लेख नहीं करने के लिए अकेले उसकी ताकत के साथ सफल होना बहुत मुश्किल होगा। भले ही वह नहीं टूटा, फिर भी वह तीसरे दायरे के शिखर पर अस्तित्व में था। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि जब से वह ये जिवेन को जानता था, उसका प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट रहा था। चूंकि ये जिवेन इतना आश्वस्त था, तो उसका अपना आत्मविश्वास भी होना चाहिए। लेकिन ये जिवेन के दिमाग में, चूंकि हाइरॉक्स स्काईफायर की आत्मा पहले ही बाहर आ चुकी थी, स्थिति को देखते हुए हाइरॉक्स स्काईफायर का मुख्य शरीर बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। उसके शरीर के भीतर के स्थान में विश्व वृक्ष पर लटका हुआ विश्व वृक्ष फल चमकीला और पारभासी था। ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी तरह से पकने वाला हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, आखिरकार विश्व वृक्ष फल के परिपक्व होने का समय आ गया। दूर से ये जिवेन ने भीड़ में एक आकृति को आते देखा। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के अलावा और कौन हो सकता है? फॉर्चून गॉड राजवंश पर शासन करने वाले सर्वोच्च अस्तित्वों में से एक के रूप में उनकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से भीड़ के बीच सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली थी। ये जिवेन सीधे चली गईं। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने भी ये जिवेन के कार्यों पर ध्यान दिया। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन वह थोड़ा हैरान था। ये जिवेन क्या करने की कोशिश कर रहा था? अचानक उसे ये जिवेन का गुप्त ध्वनि प्रसारण प्राप्त हुआ। वह थोड़ा सा घबरा गया। जाहिर है, ये जिवेन नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग उनकी बातचीत सुने। मार्शल वेनेरेट, कृपया अपने मन की बात कहें, पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने शांति से कहा। मैं ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट से परामर्श करना चाहूंगा।
फॉर्चून गॉड राजवंश हेवनली वेनेरेट्स को निजी तौर पर लड़ने की अनुमति नहीं देता है। क्या इसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान नहीं किया जा सकता है? ये जिवेन से पूछा। यह अभी भी संभव है, लेकिन आपको किन शिकायतों का समाधान करना है? पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय को तुरंत ये जिवेन के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आ गया। मैं हाइरॉक्स काइफायर को मारना चाहता हूं, ये जिवेन ने कहा। पूर्वी स्वर्गीय श्रद्धेय की अभिव्यक्ति अंततः थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसने सुन लिया कि ये जिवेन ने क्या कहा। वह हाइरॉक्स काइफायर को मारना चाहता था, लेकिन वह हाइरॉक्स काइफायर को मारना नहीं चाहता था। अंतर बहुत बड़ा था। साथ ही उनका ये भी स्पष्ट कहना था कि एक बार इस कदम पर पहुंचने के बाद समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। भले ही दो स्वर्गीय पूज्यों का आपस में मेल न हो, यह शायद ही कभी मृत्यु के बिंदु तक विकसित होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई जानता था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। यदि वे दूसरे पक्ष को नहीं मार सके तो उन्हें हारने वाले पक्ष का कटु प्रतिशोध सहना पड़ेगा। बिल्कुल ये जिवेन और स्वर्गीय दाव संप्रदाय के सर्वोच्च नेता की तरह। दोनों पक्षों ने जीवन मृत्यु की स्थिति में एक दूसरे का सामना किया था। हालांकि ये जिवेन की मध्यस्थता के बाद इसे सुलझा लिया गया था। वे अभी भी थे एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण। हालांकि वे जीवन मृत्यु की स्थिति में नहीं थे। हालांकि एक बार जब उनके मन में ऐसा विचार आया, तो एक स्वर्गीय पूज्य की दृढ़ इच्छा के साथ, उन्हें डर था कि वास्तव में जीवन और मृत्यु की लड़ाई होगी। क्या आप दोनों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है? पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने शीघ्रता से पूछा। वह हाइरॉक्स काइफायर की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। वे दिग्गज ताकतवरों में से एक दिग्गज पावरहाउस थे। हालांकि हेवनली गेट क्लेश के कारण उसकी ताकत का दायरा कम हो गया था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना ये जिवेन जैसे उभरते सितारे से की जा सके। अब जिसे वास्तव में नुकसान होगा वह ये जिवेन होगी। ये जिवेन भी अब उनके खेमे का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि ये शिवेन यहां गिरे। यदि ऐसा हुआ तो यह मध्य स्वर्गीय पूज्य पर चढ़ने की उनकी महान योजना में एक बड़ी बाधा होगी। सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है। जब वह बाहर आएगा तो मुझे मारने भी आएगा। अब ये सिर्फ बात है कि पहला कदम कौन उठाता है, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हाइरॉक्स काइफायर उसे कभी जाने नहीं देगा। हालांकि हाइरॉक्स काइफायर को यह नहीं पता था कि ये जिवेन का दृढ़ संकल्प हाइरॉक्स काइफायर से कमतर नहीं था। उस स्थिति में अपना कदम उठाएं। एकमात्र परेशानी वाली बात हेवनली वेनेरेट साउथ है। हालांकि मैं हेवनली वेनेरेट साउथ को गुप्त रखने में आपकी मदद कर सकता हूं। आपको लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मत करो, अपने आप को मजबूर मत करो। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य की याद दिला दी। हालांकि मेरी मदद की कीमत के रूप में आपको सृजन के पथ पर सभी को बचाने का इनाम नहीं मिलेगा। समझा? ये जिवेन स्वाभाविक रूप से सहमत हो गए। पहले वह हेवनली वेनेरेट साउथ के बारे में सबसे अधिक चिंतित थे। हालांकि उसे हाइरॉक्स काइफायर से व्यक्तिगत शिकायत थी, फिर भी वह दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्र में अत्याचारपूर्ण व्यवहार कर रहा था। अब जबकि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने स्वर्गीय पूज्य को दक्षिण में बनाए रखने में मदद की थी, उनकी मूल चिंताएं गायब हो गई थी। जहां तक उस इनाम की बात है जिसका उल्लेख पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने किया था, उसे वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी। हाइरॉक्स काइफायर को मारने की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने पहले ही बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। सतह पर फॉर्चून डिवाइन राजवंश का इनाम कुछ भी नहीं था। धन्यवाद पूर्वी स्वर्गीय पूज्य, मेरी मदद करने के लिए। ये जिवेन ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। ये कुछ भी नहीं है। हालांकि यह मामला खत्म होने के बाद आपको खुद को युद्ध क्षेत्र के लिए समर्पित करना होगा, पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने कहा। जैसे ही उन दोनों ने बात की, फॉर्चून गॉड राजवंश के अन्य स्वर्गीय पूज्य भी स्वर्गीय पूज्य सम्मेलन में पहुंचे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें।
लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन ये देखकर कि मुख्य पात्र आ गए हैं, सभी लोग अपनी सीटों पर लौट आए। सब समझ गए कि असली सम्मेलन शुरू होने वाला है। ये ज़िवेन ने अपने सिंहासन पर बैठे स्वर्गीय पूज्यों पर नजर डाली, और उनकी आकृति तुरंत धुंधली हो गई। पूरे सम्मेलन को अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार 5 खंडों में विभाजित किया गया था, और सभी की स्थिति उनकी निकटता के अनुसार अलग अलग थी। चूंकि फॉर्चून गॉड राजवंश में कोई ऐसा नेता नहीं था जो हर किसी को पूरी तरह से आश्वस्त कर सके, 4 स्वर्गीय पूज्य मूल रूप से सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। यहां तक कि स्पेसटाइम हेवनली वेनेरेट को भी इस जगह पर ज्यादा कुछ कहने का अधिकार नहीं था, जहां कई अनुभवी हेवनली वेनेरेट्स थे। ताकत बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन कुछ हद तक अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, स्पेसटाइम हेवनली वेनेरेट को अन्य हेवनली वेनेरेट्स पर कोई लाभ नहीं हो सकता है। 4 स्वर्गीय पूज्यों में से ये ज़िवेन ने दक्षिणी स्वर्गीय पूज्य और पूर्वी स्वर्गीय पूज्य को देखा था। नॉर्दर्न हेवनली वेनेरेट एक मध्यम आयु वर्ग का मजबूत और पतला शरीर वाला व्यक्ति था। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा था और वह बेहद निर्दयी लग रहा था। ये ज़िवेन को जिस बात से आश्चर्य हुआ वह ये थी कि पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य वास्तव में एक महिला थी। उसने बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था, उसका शरीर पतला था और उसके चेहरे की विशेषताएं उत्कृष्ट थीं। हालांकि उसकी आंखें रत्नों के जोड़े की तरह थीं, और वे सामान्य आंखों से काफी अलग थीं। वेस्ट त्यानजुन के गोरे चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। वह पड़ोस की लड़की की तरह मुस्कुरा रही थी, लेकिन किसी की भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि वह एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थी। पश्चिमी क्षेत्र भी था किसी विदेशी क्षेत्र से सीधे हमले का सामना करना। यदि पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय पर्याप्त मजबूत नहीं थी, तो वह पश्चिमी क्षेत्र की सुरक्षा की रक्षा कैसे कर सकती थी? उसकी शक्ति भी स्वर्गीय पूजनियों में सबसे मजबूत थी। ये 4 लोग कई स्वर्गीय पूज्यों से ऊपर थे। वे वर्तमान में फॉर्चून गॉड राजवंश के 4 सबसे शक्तिशाली लोग थे, और वे सच्चे शासक भी थे। हर कोई, मुझे लगता है कि हर किसी को इस बार यहाँ सभी को इकट्ठा करने के उद्देश्य के बारे में कुछ पता होना चाहिए। उस क्षण दक्षिणी स्वर्गीय पूज्य रुक गए और तुरंत कहा, हमने सामान्य स्थिति के बारे में कमोबेश सुना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसा क्या है जिसके लिए हमें यहाँ इकट्ठा होने की आवश्यकता है। उस क्षण एक स्वर्गीय पूज्य ने बात की और सीधे वह प्रश्न पूछा जो हर कोई जानना चाहता था। हाँ, जहां तक मुझे पता है, क्या युद्ध के मैदान में हमेशा कई विशेषज्ञ तैनात नहीं रहते हैं? अभी उन्हें बदलने का समय नहीं आया है ना? किसी ने पूछा। ये ज़िवेन ने थोड़ा सिर हिलाया। इस दौरान उन्होंने वॉयल्डर से एरा बैटलफील्ड के बारे में काफी पूछताछ की थी। युद्ध क्षेत्र अतीत में फॉर्चून हेवनली मोनार्क द्वारा खोला गया एक युद्ध क्षेत्र था। यह विभिन्न प्राचीन युगों के आक्रमणों के विरुद्ध रक्षा की पहली पंक्ति थी। फॉर्चून डिवाइन राजवंश और कई अन्य दुनिया सुरक्षित थी क्योंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र की नाकाबंदी को तोड़कर फॉर्चून दुनिया पर आक्रमण नहीं कर सके थे। हालांकि ये स्थिति पूर्ण नहीं थी। फॉर्चून हेवनली मोनार्क के गायब होने के बाद जिन प्राचीन युगों को खबर मिली, उन्होंने एक गुप्त हमले की योजना बनाई और फॉर्चून डिवाइन राजवंश में अपना रास्ता बना लिया। देखते ही देखते खून की नदियां बह गईं। इन प्राचीन युगों ने फॉर्चून दिव्य राजवंश और बाहरी स्वर्गीय क्षेत्रों के बीच अंतर नहीं किया। वे जहां भी गए, एक मुर्गे या कुत्ते को भी नहीं बख्शा, क्योंकि वे इस युग की दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, चाहे वह फॉर्चून दिव्य राजवंश हो या बाहरी स्वर्गीय क्षेत्र, वे सभी उनके लिए बाधाएं थे। उन सभी को मार देना सबसे अच्छा था। अंत में, वे फॉर्चून डिवाइन राजवंश को पूरी तरह से निगलने में असमर्थ रहे। चूंकि बाहरी स्वर्गीय लोकों के स्वर्गीय पूज्यों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया था, स्वर्गीय दाव के दमन के साथ मिलकर उन्होंने अंततः प्राचीन युगों को हरा दिया था। हालांकि, ये वह समय था जिसने फॉर्चून वर्ल्ड को पूरी तरह से चौंका दिया था। इससे सभी को पता चल गया कि भले ही फॉर्चून दिव्य राजवंश और बाहरी स्वर्गीय प्राणियों के बीच समझौते की गुंजाइश अभी भी थी, प्राचीन युगों के साथ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यह जीवन और मृत्यु का युद्ध था।
अधिक दूरदर्शिता वाले कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि इस युग के नष्ट होने के बाद वे कहाँ जाएंगे। इस समय जितनी मजबूत ताकत जमा होगी, महान सर्वनाश से बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हालांकि बाहरी स्वर्गीय प्राणियों में प्राचीन युगों की वंशावली थी, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वे एक थे, विशेष रूप से स्वर्गीय पूज्य। उन्होंने मूल रूप से अतीत के महान दाव को तोड़ दिया था और वर्तमान युग को गले लगाने और एकीकृत करने का विकल्प चुना था। उनके लिए, जिनका रक्त वंश एक ही था, वे भी शत्रु थे जो जीवन और मृत्यु में एक दूसरे का सामना करेंगे। यही कारण है कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने कहा कि परेशानी पैदा करने वाले बाहरी स्वर्गीय प्राणियों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक वे ये भी नहीं चाहते कि उनकी मांद पर कब्जा हो जाए। ये बिल्कुल असंभव था। भले ही कुछ लोगों के विचार अलग अलग हों, कुल मिलाकर फॉर्च्यून वर्ल्ड को इस मुद्दे पर अपेक्षाकृत एकजुट माना जा सकता है। उसके बाद युद्ध क्षेत्र में एक रोटेशन प्रणाली स्थापित की गई थी। लंबे समय के बाद साम्राज्यों को घुमाया जाएगा, अन्यथा कोई भी युद्ध क्षेत्र में हमेशा के लिए रहने को तैयार नहीं होगा। फॉर्च्यून क्षेत्र के लिए कितने साम्राज्यवासी मरेंगे, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। अब डिफेंस बदलने का समय नहीं था। क्या किसी शहर की रक्षात्मक रेखाओं में कोई संकट हो सकता है? किसी ने पूछा। एपोच युद्ध क्षेत्र पर फॉर्च्यून गॉड राजवंश ने एक लाइन बनाने के लिए 10 विशाल शहरों पर भरोसा किया, जिसने पूरे एपोच युद्ध क्षेत्र को सील कर दिया, जिससे प्राचीन युगों की शक्तियों को टूटने से रोका गया। भले ही कुछ ताकतवर लोग इसमें सेंध लगाने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने फॉर्च्यून गॉड राजवंश में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। क्या मजाक! फॉर्च्यून वर्ल्ड में अभी भी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ मौजूद थे। यदि प्राचीन काल के विशेषज्ञों ने साहस किया प्रवेश करने के लिए, वे मौत को दावत दे रहे होंगे। ये तो इससे भी बदतर है। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य ने खड़े होकर सबकी ओर देखा। चंद्रमा शहर गिर गया है। अंदर का कोई भी स्वर्गीय श्रद्धालु बचकर नहीं निकला। पूर्वी स्वर्गीय पूज्य के शब्दों ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। सबके भाव गंभीर हो गए। हर कोई समझ गया कि पूर्वी स्वर्गीय पूज्य का क्या मतलब था। एपोक युद्ध क्षेत्र पर फॉर्च्यून गॉड राजवंश और प्राचीन युगों के बीच शक्ति का संतुलन 10 विशाल शहरों की नींव पर बनाया गया था। इन 10 विशाल शहरों की व्यवस्था अतीत में फॉर्च्यून गॉड हेवनली मोनार्क द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई थी। 10 शहरों का नाम स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्य, पीला, ब्रह्मांड, उजाड़, सूर्य और चंद्रमा के नाम पर रखा गया था। वे संपूर्ण रक्षात्मक पंक्ति का समर्थन करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे थे। प्रत्येक विशाल शहर के पीछे एक अस्तित्व था जो एक बड़ी रक्षात्मक रेखा का समर्थन करता था। अब जब वे गिर गए थे, तो इसका मतलब था कि युद्ध क्षेत्र की रक्षात्मक पंक्ति में एक बड़ा अंतर दिखाई दिया था। प्राचीन युग भी एक झटके में पूरी रक्षात्मक रेखा को पार करने के इस अवसर का लाभ उठा सकते थे। एक बार जब पूरी रक्षात्मक रेखा ध्वस्त हो गई, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। संपूर्ण फॉर्च्यून वर्ल्ड प्रभावित होगा, और उतार चढ़ाव अतीत की तुलना में और भी अधिक होगा। ये सोचकर सभी में हड़कंप मच गया। हालात वाकई बहुत खराब थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि फॉर्च्यून गॉड राजवंश के शासकों ने उन्हें बुलाया था। लूना शहर के पतन के कारण हमें उस युग के युद्ध क्षेत्र से सुदृढ़ीकरण के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुआ। प्रारंभिक चर्चा के बाद हमने लूना शहर को पुनः प्राप्त करने की योजना तैयार की। ये हमारी संपूर्ण रक्षा पंक्ति के मुख्य बिंदुओं में से एक है। हम इसे बिल्कुल भी नहीं खो सकते। एक बार जब हम इसे खो देते हैं, तो दुश्मन द्वारा हमारी रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया जाएगा। हम इसके परिणाम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। वेनेरेट नॉर्थ ने कहा। उनकी आवाज गहरी और बेहद गरिमापूर्ण थी। उपस्थित सभी लोग चतुर थे और यहाँ तक कि सभी जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ भी कहा जा सकता था। वे सभी भलीभांति समझते थे कि इस स्तर की शक्तियों के टकराव में षड्यंत्र और चालें अधिक उपयोगी नहीं होती। स्पष्ट रूप से कहें तो यह अभी भी व्यापक ताकत का संघर्ष था। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार मून सिटी अब प्राचीन युगों का मुख्यालय बन गया है। उनके विशेषज्ञ और सेनाएं लगातार वहां तैनात की गई हैं।
इसके अलावा वे अभी भी फॉर्चून गॉड हेवनली मोनार्क द्वारा छोड़े गए महान सरणी की मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। अतीत और मून सिटी को सबसे मजबूत गढ़ में बदल दो। इस समय पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य ने अंततः बात की। उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई थी। उसकी आवाज चांदी की घंटी की तरह कानों को अच्छी लगती थी, लेकिन उसके शब्द मधुर और शक्तिशाली थे। एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो हमारे लिए मून सिटी को पुनर्प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लिए इसे पुनर्प्राप्त करना कितना मुश्किल होगा। इसलिए हमें इस तथ्य का लाभ उठाना चाहिए कि उन्होंने उन्हें चलाने के लिए अपने पैरों को स्थिर नहीं किया है बाहर। इसे प्राप्त करने के लिए युद्ध के मैदान पर उन लोगों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने हमसे मदद मांगी है। हमारी चर्चा के बाद उन लोगों के एक हिस्से को छोड़कर जो पीछे रह जाएंगे, बाकी सभी को सेनाओं को इकट्ठा करना होगा, आपके संबंधित कुलों और संप्रदायों का। यह मामला फॉर्चून गॉड दायरे से संबंधित है। किसी को भी इस जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं है। ये ज़िवेन ने पश्चिमी स्वर्गीय आदरणीय के शब्दों को सुना और अपने दिल में समझा कि फॉर्चून गॉड राजवंश ने अपने सैनिकों को इस एक पल के लिए उपयोग करने के लिए 1000 वर्षों तक प्रशिक्षित किया था। फॉर्चून गॉड राजवंश ने आमतौर पर कुछ छोटी मोटी चालों से आंखें मूंद ली और इसे सहन किया। हालांकि अगर किसी ने इस मुद्दे पर परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो इसका वर्णन करने के लिए केवल कुछ शब्द थे। पूरी दुनिया उन्हें सजा देगी। कई स्वर्गीय पूज्यों ने इसे स्पष्ट रूप से समझा, इसलिए किसी ने भी इस मुद्दे पर कोई आपत्ति नहीं जताई। बात सिर्फ इतनी थी कि इस बात पर कुछ असहमति थी कि किसे पीछे रहना चाहिए और किसे जाना चाहिए। हालांकि ये असहमतियां कुछ भी नहीं थीं। यदि यह सामान्य समय के दौरान होता तब भी वे एक दूसरे पर दोष मढ़ सकते थे। हालांकि इस बार की घटना ग्रेट हेवनली वेनेरेट्स के बीच मध्य हेवनली वेनेरेट के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की प्रतिस्पर्धा थी। इस युद्ध में अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए और बिना किसी संदेह के मध्य स्वर्गीय पूज्य महान स्वर्गीय बनने के लिए आदरणीय अपने गुटों और अधीनस्थों को अपने साथ लाएंगे। यहां तक कि स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट भी अपने कुछ सहयोगियों को युद्ध के मैदान में लाएगा। ये केवल पूर्व, दक्षिण, पश्चिम के महान स्वर्गीय पूज्य नहीं थे। स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट भी मिडिल हेवनली वेनेरेट के पद के लिए बहुत महत्वाकांक्षी थे। ये ज़िवेन के लिए वह विभिन्न महान स्वर्गीय आदरणीयों की वंशावली को स्पष्ट रूप से देखने के लिए ऐसे अवसर का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा वह देख सकता था कि फॉर्चून गॉड राजवंश के करीब कौन था और कौन अधिक स्वतंत्र था। एक नज़र में सब कुछ साफ था। इस लड़ाई के बाद उन्हें समझ में आया कि हेवनली दाओ को दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय के रूप में क्यों जाना जाता है। फिर भी वे अभी भी फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा दबाए गए थे, क्योंकि फॉर्चून गॉड राजवंश के क्षेत्र में कई शक्तिशाली कुल और संप्रदाय थे जो फॉर्चून गॉड राजवंश के करीब थे। इसने फॉर्चून गॉड राजवंश की ताकत को कुचलने वाले स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी। यह एक नज़र में स्पष्ट था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन दृश्य के विभाजन से ये देखा जा सकता है कि तथाकथित अच्छी खबर कि फॉर्चून गॉड राजवंश ने फॉर्चून वर्ल्ड पर नियंत्रण खो दिया था केवल एक अनुमान था। जब तक स्वर्गीय आदरणीयों का ये समूह जीवित था, फॉर्चून गॉड राजवंश का इस स्थान पर नियंत्रण कमजोर नहीं होगा। हालांकि ये ज़िवेन ने ये भी पाया कि स्वर्गीय आदरणीय जिन्हें पहले बचाया गया था, उन्हें मूल रूप से इस ऑपरेशन से बाहर रखा गया था। उच्च ध्वनि वाले बहाने के अलावा कि उन्हें अभी भी अपनी ताकत वापस हासिल करनी है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि यह ऑपरेशन कई मध्य स्वर्गीय आदरणीयों के बीच एक संवाद था जो स्वर्गीय आदरणीय बनना चाहते थे। कोई नहीं चाहता था कि कोई और इसमें शामिल हो और श्रेय का दावा करे, इसलिए स्वर्गीय आदरणीयों को बाहर रखा गया। स्वर्गीय आदरणीय चाहकर भी आपत्ति नहीं कर सकते थे, क्योंकि यही वास्तविकता थी। यदि उन्होंने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त नहीं की तो जाने का क्या फायदा। एपोच बैटलफील्ड की स्थिति इतनी खराब नहीं थी कि उन्हें एक साथ जाने की जरूरत पड़े।
इसके अलावा फॉर्चून गॉड राजवंश को वहां किसी को तैनात करने की आवश्यकता थी, अन्यथा कोई नहीं जानता था कि बाहरी क्षेत्र के लोग क्या करेंगे। उन प्राचीन युग की सेनाओं को फॉर्चून वर्ल्ड पर कब्जा करने में मदद करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। केवल अपने क्षेत्र का विस्तार करना फॉर्चून गॉड राजवंश को पीड़ित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसलिए हालांकि वे निश्चिंत हो सकते थे, फिर भी उन्हें सतर्क रहना था। इसके अलावा वे कई वर्षों से फंसे हुए थे। न केवल उनकी ताकत कम हो गई थी, बल्कि जिन जनजातियों और संप्रदायों पर वे भरोसा कर सकते थे, वे भी उतने गौरवशाली नहीं थे जितने तब थे जब वे चले गए थे। इस समय वे केवल निष्क्रिय पड़े रह सकते थे और उभरने के अवसर की प्रतीक्षा कर सकते थे। इन व्यवस्थाओं के अलावा प्रत्येक स्वर्गीय आदरणीय जो युद्ध के मैदान में जा रहे थे, उन्हें एक सेना इकट्ठा करनी थी और एक साथ जाना था। वे शहरों पर हमला करने और क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए केवल स्वर्गीय आदरणीयों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। ये जिवेन ने एक पल के लिए सोचा और सहमत हो गई। मानव जाति के पास बाहरी दुनिया पर हमला करने के लिए पर्याप्त रणनीति नहीं हो सकती है। हालांकि रक्षा की दृष्टि से इसे पहले से ही अभेद्य माना जाता था। इसके अलावा आदरणीय तलवार के अस्तित्व ने बाहरी लोगों के लिए उन पर हाथ डालना लगभग असंभव बना दिया। इस समय कुलीन सेना को खुद को संयमित करने के लिए युद्ध के मैदान में स्थानांतरित करने का समय आ गया था। जब तक वे सावधान रहते और पूरी सेना को नष्ट नहीं होने देते, न केवल उन्हें नुकसान नहीं होता, बल्कि वे सेना को गुस्सा दिलाने के लिए एक हथियार भी बन जाते। एपोच युद्ध क्षेत्र अब तक का सबसे भयावह युद्ध क्षेत्र था, और यह बाहरी क्षेत्रों के खिलाफ अभियान से कई गुना अधिक भयावह था। हालांकि ऐसी जगह खुद को तराशने के लिए सबसे अच्छी जगह भी थी। एक और गहन चर्चा के बाद अंततः ये निर्णय लिया गया कि सेना एक वर्ष बाद प्रस्थान करेगी। स्वर्गीय आदरणीयों को लौटने और सेना जुटाने के लिए समय की आवश्यकता होगी। 1 साल बाद वे फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में मिलेंगे और फिर फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से एपोच बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट करेंगे। यहां तक कि स्वर्गीय आदरणीय लोगों के लिए भी प्रारंभिक अराजकता को पार करना कोई आसान काम नहीं था। सम्राटों और सेना की तो बात ही छोड़ दें। यदि वे सावधान न रहें तो उनका सफाया हो सकता है। इस समय ये जिवेन सभी की बातें सुनकर विचलित थे। बहस समय समय पर वह अपने सवाल भी उठाते रहते थे। दूसरी ओर वह विश्व वृक्ष फल को एकटक देख रहा था। अंततः विश्व वृक्ष फल परिपक्व हो गया जब उसने पूर्वी आदरणीय को बैठक स्थगित करने की घोषणा करते हुए सुना। आखिरकार ये परिपक्व हो गया। ये जिवेन मुस्कुराया। न केवल वर्ल्ड ट्री फ्रूट परिपक्व हो गया था, बल्कि यह उसके लिए लॉर्ड स्काई फायर को मारने का सही समय भी था। ये जिवेन ने लापरवाही से वर्ल्ड ट्री फ्रूट को अपने बैग में रख लिया और फिर अन्य स्वर्गीय आदरणीय लोगों के साथ फॉर्चून डिवाइन कैपिटल छोड़ दिया। जल्द ही वे बूझो पवित्र पर्वत पर लौट आए। उन्होंने तुरंत मानव जाति के उच्च स्तरीय सम्राटों को इकट्ठा किया और फॉर्चून डिवाइन राजवंश से लामबंदी आदेश की घोषणा की। वे अभी भी थोड़े भ्रमित थे। केवल फेगाई कबीले, जो लंबे समय तक जीवित रहे थे, ने युद्ध क्षेत्र के बारे में सुना था। स्वर्ग से परे सुदूर स्वर्ग में एक विशाल और भयानक युद्ध क्षेत्र था। किसी और को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिरी बार गार्ड परिवर्तन हुए काफी समय हो गया था, इसलिए उन्हें एपोक बैटलफील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके अलावा मानव जाति के पास कोई स्वर्गीय पूज्य नहीं था, इसलिए युद्ध क्षेत्र उनके लिए एक बड़ा रहस्य था। जब उन्होंने अचानक सुना कि फॉर्चून डिवाइन राजवंश के पास वास्तव में बाहरी डोमेन के साथ युद्ध के मैदान के अलावा प्राचीन युग के साथ एक युद्ध क्षेत्र था, तो उन्हें ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। ये पहले ही उनकी समझ से परे हो चुका था। यह विशेष रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के महान विनाश के संबंध में मामला था। उनके लिए ये कुछ अकल्पनीय था। उनके लिए संसार अनंत था। इस कारण वे भी अमर थे। केवल अभी उन्हें पता चला कि तथाकथित शाश्वत दुनिया का अंत हो गया है। हमेशा के लिए अस्तित्व में रहना असंभव था, खासकर जब उन्होंने सुना कि महान सर्वनाश में सम्राटों का भी बड़ी संख्या में पतन होगा।
सम्राट स्तर से नीचे के लोग बिना किसी संदेह के मर जाएंगे, जब तक कि उन्हें स्वर्गीय पूज्य का संरक्षण प्राप्त न हो जाए। तभी उनके लिए महान सर्वनाश से बचना संभव होगा। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वे भी बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे थे, क्योंकि येज़ेवेन जैसा स्वर्गीय गुरु पहले से ही मानव जाति की रक्षा कर रहा था। इसलिए वे येज़ेवेन की सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे। भले ही अनगिनत वर्षों बाद महान सर्वनाश हुआ हो, फिर भी वे जीवित रह सकते थे। उन्हें महाप्रलय में मरने की चिंता नहीं थी। मास्टर, चूंकि युद्ध क्षेत्र इतना खतरनाक है, अगर हम वहां जाएंगे तो क्या हम बड़े खतरे में नहीं पड़ जाएंगे? बियान शियाओयू ने पूछा। अब चूंकि वह ईश्वरीय दरबार के स्वामी थे, इसलिए कई समस्याओं पर उनका विचार करने का तरीका आम लोगों से अलग था। ये फॉर्चून दिव्य क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा संकट था, लेकिन मानव जाति को इससे क्या लाभ हो सकता था? निश्चित रूप से खतरा होगा। हालांकि मुझे युद्ध क्षेत्र की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। प्राचीन युग ने एक बड़ी सेना भेजी होगी, क्योंकि चंद्रमा शहर, जो मूल रूप से अविनाशी था, गिर गया है। हालांकि मेरी राय में यह मानव जाति को निखारने का एक मंत्र भी है। येज़ेवेन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़े हो गए और आत्मविश्वास से कहा, यदि कोई जाति अस्तित्व का स्तंभ बनना चाहती है, तो दूसरों का लाभ उठाने पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। उसे वह जिम्मेदारी भी उठानी होगी जो उसे उठानी चाहिए। चूंकि मानव जाति पूर्वी क्षेत्र में एक महान जाति बन गई है, प्राचीन युग को निष्कासित करने की लड़ाई अपरिहार्य है। येज़ेवेन की योजना के अनुसार मानव जाति केवल एक सामान्य जाति नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय अगर वह स्वर्ग के स्तंभों और 10,000 दुनियाओं की तरह एक सुपर रेस बनना चाहता तो वह युद्ध को टाल नहीं सकता था। आखिरकार दूसरों का फायदा उठाकर कोई भी दुनिया का सर्वोच्च विशेषज्ञ नहीं बन सकता। यह व्यक्तिगत खेती के लिए सच था, और यह मानव जाति के विकास के लिए भी सच था। जब असंख्य स्वर्ग और असंख्य संसार तियान कबीले के हाथों में पड़ने वाले थे, तो मानव कबीले ने खड़े होकर अन्य जातियों के साथ एक सहयोगी सेना बनाई, जो मित्र सेना का स्तंभ बन गई। युद्ध के बाद एक महाशक्तिशाली जाति के रूप में मानव कबीले का दर्जा दान से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के ब्लेड और भाले पर भरोसा करके प्राप्त किया गया था। फॉर्चून वर्ल्ड में फॉर्चून डिवाइन राजवंश का नेतृत्व किसी की दान पर निर्भर नहीं था, लेकिन फॉर्चून हेवनली मोनार्क के नेतृत्व में उन्होंने शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्ष किया। यदि मानव फॉर्चून दिव्य राजवंश की जाति उठना चाहती थी, यह उनकी अपनी सुरक्षा पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ठोस उपलब्धियों के बिना जनता को कौन समझा सकता है? इसके अलावा ये हमारी जाति को निखारने का भी एक अच्छा अवसर है। इसलिए कुछ विचार के बाद मैंने अंततः युद्ध में भाग लेने के लिए सबसे विशिष्ट सेनाओं को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस बार सेना कमांडरों के रूप में मेरे साथ 3 सम्राट लॉर्ड्स होंगे। सबसे पहले चंद्रमा महारानी, मानव सम्राट और आकाश हिलाने वाले गड़गड़ाहट सम्राट। आप तीनों युद्ध के मैदान में मेरा पीछा करेंगे। बाकी लोग यहीं रहेंगे। येज़ेवेन ने तुरंत निर्णय लिया और अन्य लोग तुरंत सहमत हो गए। ये पहली बार था कि मानव जाति और मानव जाति के साथ गठबंधन ने एपोच बैटलफील्ड पर युद्ध में भाग लिया। उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था। येज़ेवेन के स्वाभाविक रूप से अपने विचार थे। यह मानव जाति के नाम पर लड़ाई थी। उनके अलावा मानव जाति के सबसे मजबूत विशेषज्ञ मानव सम्राट, मानव जाति के नेता के रूप में स्वाभाविक रूप से युद्ध में भाग लेने से बच नहीं सकते थे। बियान जियाओयू ने अभी अभी सम्राट लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश किया था। हालांकि उसे अपने दायरे को स्थिर करने के लिए समय की आवश्यकता थी, लेकिन यह उसके लिए अपने क्षितिज को व्यापक बनाने और खुद को संयमित करने का एक दुर्लभ अवसर था। इसके अलावा स्काई शेकिंग थंडर सम्राट को भी साथ लाया जाएगा। उसका जीवन येज़ेवेन के हाथों में था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से येज़ेवेन के प्रति वफादार था। उन्हें मानव जाति के मुख्य शिविर के विशेषज्ञों में शामिल किया जा सकता है। इस बार युद्ध की देखरेख के लिए उन्हें सम्राट लॉर्ड के अलावा एक विशेषज्ञ की भी आवश्यकता थी। बियान जियाओयू ने अभी अभी सम्राट लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश किया था।
वह सेना का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन दूसरों को दबाने के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं थी। मानव सम्राट मानव जाति का प्रतिनिधि था। हालांकि उसकी ताकत केवल चौथे दायरे के चरम पर थी। पांचवें दायरे में प्रवेश करने के लिए उसे अभी भी थोड़ी और आवश्यकता थी। ये जीवेन भी उसे इस उम्मीद में अपने साथ लाए थे कि वह युद्ध के मैदान में आगे बढ़ सके और पांचवें दायरे में प्रवेश कर सके। उन दोनों की ताकत कम थी, इसलिए उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उन्हें दबा सके। हालांकि स्काई शेकिंग थंडर सम्राट अभी भी थोड़ा अपर्याप्त था, उसके पास 8वें दायरे की खेती थी। वह 9वें दायरे में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था। वह बमुश्किल इस भारी जिम्मेदारी को उठा सके। यह मानव जाति के शिविर को इतना बदसूरत न बनाने के लिए भी था। यह सचमुच असहाय था। मानव जाति की नींव बहुत कमजोर थी। अन्यथा वे 9वें क्षेत्र के 2 या 3 सम्राट लॉर्ड्स को भेज सकते थे। हालांकि यह पर्याप्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात अब भी उनका प्रदर्शन था। जहां तक स्काई शेकिंग थंडर सम्राट, मानव सम्राट और बियान जियाओयू का सवाल है, वे केवल गौण थे। मास्टर, क्या हम इस बार मुख्य शक्ति के रूप में जा रहे हैं? बियान शियाओयू ने पूछा। इसे मुख्य बल का हिस्सा माना जा सकता है। हमारे अलावा अन्य शहरों के विशेषज्ञ जो मूल रूप से एपोच बैटलफील्ड में तैनात थे, वे भी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भेजेंगे। रक्षा की पूरी लाइन सुरक्षा से संबंधित है। फॉर्चून वर्ल्ड की कोई गलती नहीं हो सकती। रक्षा की पूरी लाइन की सुरक्षा की कुंजी 10 दिव्य शहर है, इसलिए हमें उन्हें वापस लेना होगा। ये जीवेन ने सिर हिलाया और कहा। सभी ने सिर हिलाया। वे सभी प्रतिभावान थे। उनके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वे सैनिकों की व्यवस्था के तरीके से भली भांति परिचित थे। वे बहुत रणनीतिक थे। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि यदि रक्षा पंक्ति में कोई खामी है तो इसका मतलब किस प्रकार का खतरा है। ठीक है, आप सभी जाएं और सैनिकों को तैनात करें। मैं केवल सम्राट लॉर्ड्स के उम्मीदवारों को तय करने के लिए जिम्मेदार हूं। जहां तक दूसरों की बात है, आप उन्हें स्वयं चुनें। सबसे विशिष्ट सैनिकों को चुनना सुनिश्चित करें। ये जीवेन ने कहा। उन्होंने निचले स्तर के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। हाँ, अचानक पूरा बुजो पर्वत एक भयानक जबरदस्ती में डूब गया था। जब उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों की खोज की तो हर कोई भयभीत हो गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।